हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट से में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में लिखा है, तो भाग पूछा गया था, भाग जो है भाग 9 में जो है इसका प्रावधान किया गया है पंचायती राज से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता भाग 9, इसका करेक्ट आंसर था। मैंने कल ही के जो है सेकंड शिफ्ट जो करवाया था या फर्स्ट शिफ्ट में आपको इसका जो है कवर करवाया था। तो इसलिए कहते हैं जो भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया जाता है तो उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखेगा। मैंने कल ही के सेशन में करवाया था, तो जो भी उसे देखे होंगे इसको जरूर करेक्ट करके आए होंगे। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को भी देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो यह भारतीय संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था जो कि भाग 9 में उल्लेख किया गया है, यह जो है अनुच्छेद 243 से लेकर 1 से लेकर ए से लेकर जो ओ तक है इसका वर्णन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 243 का जो सब खंड होता है ABCD, उस अनुसार जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। बंद देखें तो इसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 को जो है इसको संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि उस 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है उसी के तहत इसको पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को जो है 11वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो कि 11वीं अनुसूची में है और इसमें जो है कुल 29 विषय हैं। नेक्स्ट देखें तो पंचायती राज व्यवस्था जो था इसका उद्देश्य त्रिस्तरीय व्यवस्था था। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था था उसमें त्रिस्तरीय पर आधारित था। ये जो त्रिस्तरीय थे, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर यानी कि जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये जो थे ये इसी प्रकार के जो है 3 स्तरीय थे। वहीं देखें तो इसे जो है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता जो समिति था 1957 में इसका गठन किया गया था और इसी समिति के रिपोर्ट प्रस्तुत की थी त्रिस्तरीय पंचायत के लिए। यानी कि जो बलवंत राय मेहता था समिति, इन्हीं की सिफारिश पर जो है त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था। इनके अनुसार जो पेश किया गया था 3 त्रिस्तरीय वो था ग्राम स्तर पर, मध्यम स्तर पर और जिला स्तर पर, जो कि बलवंत राय मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। भाई देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को जो है 1958 में स्वीकार किया और देश में जो है पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत का जो है गठन किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर में सबसे पहले जो है इसे जो है लागू किया गया था। उस समय जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है लागू किया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था जो था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लाया गया था और यह जो है 2 अक्टूबर 1959 को लाया गया था। उसमें जो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, जिसका संबंध जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इनका गठन 1957 में किया गया था। नेक्स्ट अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में। नेक्स्ट GB राव समिति जो कि 1985 में इसका गठन किया गया था। LM सिंधिया समिति जो कि 1986 में। केंद्रीय राज्य संबंधों पर जो है सहकारी समितियों का गठन जो कि इस आयोग का जो गठन किया गया था 1988 में किया गया था। PK
थुंगन समिति, जो कि इसका जो गठन किया गया था 1989 में किया गया था, यानी पीके थुंगन समिति जो था इनका गठन 1989 में किया गया था। नेक्स्ट हरलाल सिंह खरगा समिति, इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। इन सभी समितियों का जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। कई बार जो है समितियाँ भी बहुत से क्वेश्चन के रूप में पूछ ले जाते हैं। बहुत से एग्जाम में आपने देखा होगा कि समिति भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट तौर पर। तो चलिए इनसे जुड़े अन्य फैक्टों को देखें तो अशोक मेहता समिति, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था का सिफारिश किया था, यानी कि अशोक मेहता जो समिति था इनके द्वारा जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था। इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था जिला परिषद और मंडल पंचायत, इन दो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो LM सिंधिया समिति, जो कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश किए थे, यानी कि LM सिंधिया जो समिति थी इनके द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मतलब कि प्रस्तुत किया गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1992 से 97 था। तो 1992 से 97 इसका करेक्ट आंसर था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कन्फर्म इस रूप में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। अब देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है किस रूप में पूछे गए थे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था 1992 से लेकर 1997 तक चला था। ये जो है 1992 में शुरू हुआ था, 1997 तक चली थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो रखा गया था औद्योगिक क्षेत्र को जो है आधुनिकीकरण करना था। ये जो है PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में जो है इसको लाया गया था। इसी योजना के दौरान जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है। नई आर्थिक नीति जिसकी शुरुआत जो है 1991 में किया गया था, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1991 में किया जाता है। और इसी में देखा जाए तो रोजगार, शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के विकास को जो है प्राथमिकता दी जाती है। वहीं देखें तो नरेंद्र मोदी के सरकार में जो है NDA के प्रशासन के द्वारा 2015 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। तो 74.04% इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ कि जनगणना 2011 से जो है डिफिनेट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो जनगणना 2011 जरूर कवर करके जाइएगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो पुरुष की जो साक्षरता दर है पूरे भारत में वह 82.14%, जबकि महिलाओं का 65.46% है। नेक्स्ट भील जनजाति जो कि कुल अनुसूचित जनजातियों में जो है 37.7% का योगदान रखती है, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखें तो बंगाली जो कि भारत में बोली जाने वाली दूसरी सर्वाधिक बोली है, यानी कि बंगाली जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनगणना आयुक्त थे वह CM चंद्र मौली थे, यानी कि जनगणना आयुक्त पूछा जाए 2011 का तो वह C चंद्र मौली थे। तो इन्हें ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो बिहार की जनसंख्या घनत्व जो कि सर्वाधिक थी। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था और सबसे कम जो कि अरुणाचल प्रदेश का था। यहाँ पर जो है कुल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो नहीं कन्फर्म हो पाए थे, तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में पूछे गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखा जाए तो यह जो भारत के सरकार के द्वारा जो है दिया जाने वाला एक साहित्य सामाजिक पुरस्कार है। यह जो है भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसके अलावा जो है राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है।
इसकी जो शुरुआत किया गया था 1955 में किया गया था। इनकी पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वह 1955 में प्रदान किया गया था। भाई देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2023 में दिया गया है उन विजेताओं को देख लेते हैं। जैसे हिंदी के लिए जो है संजीव को दिया गया था, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण को दिया गया था। नेक्स्ट पंजाबी के लिए जो है स्वर्णजीत सब्बी को दिया गया था। उर्दू के लिए जो है सादिका नवाब शहर को दिया गया था। वहीं देखें तो हिंदी में जो है संजीव के इनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट अंग्रेजी में देखा जाए तो नीलम शर्मा को जो है यह जो दिया गया था रेक्यूम इन रागा जानकी, इस उपन्यास के लिए जो है इनको अंग्रेजी में दिया गया था। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन जो है इनके द्वारा जो किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। तो कराची अधिवेशन 1931 इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो सरदार पटेल का जो जन्म है 31 अक्टूबर 1875 को जो है गुजरात के नडियाद में हुआ था। वहीं देखें तो इनके द्वारा जो है कराची अधिवेशन जो कि सरदार पटेल के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान जो है इनके द्वारा जो है कुल 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें तो पहली बार जो है अहमदाबाद नगर परिषद के रूप में वर्ष 1917 में जो है यह चुने जाते हैं। इनकी पहली बार जो है अहमदाबाद नगर परिषद के रूप में इनको चुना जाता है 1917 में। नेक्स्ट देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इनका जो कार्यकाल था उप प्रधानमंत्री का 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 सितंबर 1950 तक था। तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट को भी देख लेते हैं। वहीं देखें तो संविधान सभा के गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समितियों के जो है यह अध्यक्ष थे। इनके सरदार जो पटेल थे वल्लभ भाई पटेल वह जो थे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के समिति जो गठन किया गया था उनके अध्यक्ष थे। वह देखें तो इन्हें जो है भारत का मौलिक अधिकारों का पिता के रूप में भी जानते हैं और इन्हें जो है लोकप्रिय रूप में भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। वह देखें तो इन्हें जो है भारत के सिविल सेवाओं के रक्षक के संत के रूप में भी याद किया जाता है। इन्हें 1991 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरदार पटेल जो कि इनके सम्मान में जो है 2014 से जो है प्रत्येक 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में ही मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 से किया गया था। वहीं देखें तो इन्हीं के सम्मान में जो है गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब में जो है ट्रैक्टर स्टैंड पर जो है प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था। तो पंजाब में जो ट्रैक्टर स्टैंड होता था उस पर जो प्रतिबंध जो लगाया गया था पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है भगवंत मान इनके द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध जो है लगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर था भगवंत मान, इसका करेक्ट आंसर होता इनके द्वारा जो है पंजाब में किया जाने वाला ट्रैक्टर स्टैंड पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। यह जो प्रतिबंध लगाया गया था यह सूरदासपुर में जो था एक ग्राम था वहाँ पर स्टैंड किया जा रहा था। तो उसी के दौरान जो है एक 29 वर्षीय व्यक्ति की जो है मौत हो गई थी। इसी को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री जो पंजाब के थे भगवंत मान इनके द्वारा ट्रैक्टर स्टैंड पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो 77वां जो स्वतंत्रता दिवस था वह 15 अगस्त 2023 को मनाया गया था। तो 15 अगस्त 2023 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इसको समझ लेते हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस को। जैसे कि हमारा भारत जो देश था वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इस वर्ष से जो है 2023 तक जो है कुल आज़ादी का 76 साल हो जाते हैं पूरे। और इसी में जो है 2023 में 77वां जो है था स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएंगे। तो जो वैसे देखा जाए तो पिछला जो साल था 2022 में, यहाँ 2022 था, 2022 में जो है आज़ादी के कुल 75 साल हुए थे। उसमें जो थे कुल 75 साल हुए थे 2022 में। तो उसमें जो है
हमारे द्वारा जो है क्षेत्रफल स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इसी प्रकार जो है इस साल जो है यानी कि 2023 में जो है कुल 76 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। तो जो है 15 अगस्त 2023 को जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धम्म की घोषणा किस राजा ने किया था? तो धम्म की जो घोषणा है वो राजा अशोक के द्वारा किया गया था। तो अशोक इसका करेक्ट आंसर था। धम्म से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। अब देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। धम्म देखा जाए तो यह जो है अशोक के द्वारा जो है कलिंग युद्ध किया गया था, जो कि इनके शासन के 8वें वर्ष में किया गया था। इनकी जब अशोक अपना राज्याभिषेक करवाए थे, ठीक उसके 8वें वर्ष बाद जो है 261 ईसा पूर्व में जो है यह कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और इस युद्ध को देखकर जो हतोत्साह होकर जो है अशोक जो है भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की घोषणा करते हैं। कलिंग युद्ध को जो है देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो है इनके द्वारा जो है भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की घोषणा की जाती है। यह जो है कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखकर अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। वह देखें तो अशोक के द्वारा जो है बौद्ध जो भिक्षु थे उपगुप्त, इनके द्वारा जो है यह बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि बौद्ध भिक्षु जो उपगुप्त थे, इन्हीं किससे जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। वह देखें तो कलिंग युद्ध के बाद जो है यह जो है एक भयानक घटना था, जिसका जो है उल्लेख अशोक के द्वारा 13वें शिलालेख में किया गया है। यानी कि अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था, इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था, इनके पिता जो कि जब ये इनके पिता शासन कर रहे थे, अशोक के पिता यानी कि बिंदुसार जब मौर्य वंश पे शासन कर रहे थे, तो उस समय जो अशोक जो थे तक्षशिला और उज्जैन के जो थे राज्यपाल थे। यानी कि जब पिता का शासन चल रहा था, तो उस समय अशोक तक्षशिला एवं उज्जैन के राज्यपाल थे। वह देखे तो अपने भाइयों को सफलतापूर्वक असफल करने के बाद जो है यह 268 ईसा पूर्व जो है गद्दी यानी कि सिंहासन पर बैठते हैं। इनके माता का नाम जो कि सुभद्रांगी था एवं इनकी पत्नी का नाम जो है देवी या देवीदास था। वह देखें तो इनकी यह जो है उज्जैन की राजकुमारी थी। इनके द्वारा जो है अपने पुत्र को, अपने बेटी जो थी इनकी संघमित्रा और बेटा महेंद्र, जिनको जो है बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए सिलोन यानी कि श्रीलंका भेजते हैं। यानी कि अशोक के द्वारा जो है बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं अशोक। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। तो दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर होता। मैं देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना करते हैं। वह देखें तो आर्य समाज एक सामान्य का पालन करता है, जो कि एक ईश्वर बाद में विश्वास और मूर्ति पूजा का उल्लंघन करता है, उचित नहीं मानता है। यानी कि आर्य समाज जो कि मूर्ति पूजा को नहीं मानता है और यह जो है एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है। वह देखें तो 1876 में जो है इनके द्वारा जो है स्वराज्य के लिए जो है पहला जो है भारतीयों के लिए नारा दिया गया था, जो कि आगे चलकर जो है तिलक ने इनको अपनाया था। तो चलिए कुछ प्रमुख जो है घटनाएं देख लेते हैं एवं उनके संस्थापक को देखें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1928 में कलकत्ता में। नेक्स्ट आत्मीय सभा जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 में कलकत्ता में ही किया गया था। नेक्स्ट तत्वबोधनी जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर ठाकुर के द्वारा किया गया था 1839 में, जो कि कलकत्ता में ही किया गया था। नेक्स्ट यंग बंगाल आंदोलन जो कि ड्रेजो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट आदि ब्रह्म समाज का जो स्थापना है केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडु के द्वारा 1867 में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में करते हैं। नेक्स्ट अलीगढ़ आंदोलन जो कि अलीगढ़ आंदोलन और थियोसॉफिकल जो सभा था, इन दोनों का जो है
सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया जाता है। इन दोनों को जो है 1875 में अलीगढ़ में करते हैं। नेक्स्ट देखें प्रमुख संगठन तो रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना जो है विवेकानंद के द्वारा 1897 में बेलूर में करते हैं। नेक्स्ट सत्य शोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है। यह जो है 1873 में पुणे में करते हैं। नेक्स्ट बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि अंबेडकर के द्वारा शुरू किया जाता है। यह जो है 1924 में मुंबई में करते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि हेड गोवार के द्वारा किया जाता है 1905 में नागपुर में। नेक्स्ट हिंदू महासभा की स्थापना, जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है 1915 में हरिद्वार में। नेक्स्ट सोशल सर्विसेज लिंक, इसकी स्थापना जो कि NM जोशी के द्वारा 1911 में किया जाता है मुंबई में। नेक्स्ट भारत सेवक समाज की स्थापना, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में मुंबई में किया जाता है। नेक्स्ट अहमदिया आंदोलन, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया जाता है। यह जो है 1889 में किया जाता है पंजाब में। नेक्स्ट देवबंद आंदोलन, जो कि मोहम्मद कासिम नबाउती के द्वारा किया जाता है, जो कि 1866 में सहारनपुर में किया जाता है। नेक्स्ट नारायण धर्म परिपालन, जो कि नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया जाता है 1903 में केरल में। तो इन सभी प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक और कहाँ पे किया गया, कब किया गया था, ये लगभग जितने भी महत्वपूर्ण थे आपको कवर करवा दिया गया है। तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जिनका भी एग्जाम है शायद यहाँ से पूछने जाने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये कुछ जो प्रमुख हैं जो कि हिंदी में पूछे गए थे क्वेश्चन, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि बादशाह का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो बादशाह का जो विलोम होता है बेगम या रैयत होता है। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट पूछा गया था कि जिसे त्याग देने उचित हो, तो इसका जो विलोम शब्द होता है, इसका एक शब्द पूछा गया था। जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द पूछा गया था, तो इसका जो एक शब्द होता है त्याज्य, इसका एक शब्द होता है। नेक्स्ट अंधकार का तद्भव शब्द पूछा गया था। तो अंधकार का जो तद्भव होता है वह अधियारा या अंधेरा होता है। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अहंकार का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो अहंकार का जो पर्यायवाची शब्द होता है यह आपको दे दिया गया है। तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट जो है कर्तव्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो कर्तव्य का भी आपको पर्यायवाची शब्द दे दिया गया है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा कि आपका जो है कौन से ऑप्शन में दिए गए थे इनमें से। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लेटेस्ट न्यूज आते रहते हैं उसका भी जानकारी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।